हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राजकुमार और हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर पर। हम क्लास करेंगे, आने वाले 10 या 12 क्लास होंगी। आई थिंक 28 तारीख तक हम करंट अफेयर की क्लासें कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 15 घंटे की क्लास होंगी। करंट अफेयर की क्लास करने के साथ साथ हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर उस पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है या क्या क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है उस पर बात करेंगे। इसमें इकोनॉमी सर्वे भी आ जाएगा, इसमें बजट भी आ जाएगा और लगभग 80 से 100 क्वेश्चन हमारे इस क्लास से बन जाएंगे कि हाँ भाई, इस तरह से एग्ज़ाम के अंदर यूपीएससी हो गया, आईएएस का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो गया, इन सब में इंडियन इकोनॉमी करंट अफेयर की क्लास में इस तरह से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। जो संभावित क्वेश्चन है वो भी हम डिस्कस करेंगे क्लास में। और ये करने के साथ साथ हम एक क्लास और रोज़ का किया करेंगे। जो इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। और इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए जो क्वेश्चन होते हैं उनकी हम कैसे बात करें, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आता है क्या कि यदि कोई रूस की कंपनी है जो भारत में आकर अपना बिजनेस करती है, तो भारत में रूस की कंपनी आती है और फिर अपना बिजनेस करती है, तो जो आय कमाती है वो किस में ऐड होगा या वो क्या कहलाएगा। तो क्वेश्चन पूरा ऐसे बन जाता है, यदि कोई रूस की कंपनी है भारत में कारोबार करती है, तब कंपनी द्वारा अर्जित आय किया गया लाभ का हिस्सा क्या होगा। यानी मानो कि एक कंपनी है जिसने ये मार्कर बनाया, ठीक है। अब उसने 100 रुपये का प्रोडक्शन किया जिसमें उसने 20 रुपये बचाए, तो 20 रुपये जो उसने लाभ प्राप्त किया वो क्या होगा। इसमें ऑप्शन कैसे दे सकती है यूपीएससी। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई रूस की कंपनी भारत में कारोबार करती है तब कंपनी द्वारा अर्जित किया गया लाभ का हिस्सा क्या होगा। तो क्वेश्चन देने के बाद क्या बोलेगी, निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि भारत की जीडीपी होगा या रूस की जीएनपी होगा। फिर क्या देगा, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब अपने को पास ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन 2 है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं संभावित हैं यूपीएससी एग्ज़ाम में या स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड, हम उन्हें भी सॉल्व करेंगे। उसका शेड्यूल ये होगा कि मैं आपको रोज़ 5 क्वेश्चन हल कराऊंगा यहाँ पर, और फिर 5 क्वेश्चन आपको लिखवा दूंगा। अब 5 क्वेश्चन आप अपने दिमाग से जो आपने अब तक पढ़ा है उससे आप हल करेंगे, समझेंगे, और फिर वहाँ कोई दिक्कत आती है तो कोई बात नहीं, क्लास कीजिए आप। उस क्लास में मैं बताऊंगा कि जीडीपी होगा तो कैसे होगा, जीएनपी होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। वो सारी बातें हम यहाँ इस बोर्ड पर करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन सेशंस जो हम रोज़ किया करेंगे। और अब बात कर रहे हैं हम करंट अफेयर की क्लास की। हम देखते हैं कि 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा यूपीएससी पिछले 3 से 4 साल अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन पूछती है। तो अगर 12 क्वेश्चन आते हैं 24 क्वेश्चन हो जाते हैं, सॉरी 24 नंबर के हो जाते हैं। 12 क्वेश्चन आते हैं तो एक क्वेश्चन कितने 2 नंबर का आता ना, तो 24 नंबर के हो गए। तो 24 नंबर मायने रखते हैं बिग स्कोर करने में। आप देखते हैं कि 1 नंबर से प्रीलिम्स से रह जाते हैं, मेन से रह जाते हैं। तो एक नंबर इतना इंपॉर्टेंट है, 24 नंबर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगभग 15-16 घंटे की क्लास हैं। इसमें 80 से 100 क्वेश्चन होंगे और उधर 100-125 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह से करके हम 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे सारे। अब 200 से 250 क्वेश्चन करेंगे, उनको समझेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हम वैसे समझ जाएंगे। जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी नहीं पढ़ी है वो भी आसानी से क्वेश्चन हल कर लेंगे और आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए, चाहे आईएएस की बात हो या किसी स्टेट पीसीएस की बात हो, ठीक है।
और ये करंट अफेयर की क्लास है, तो इसमें वो चीज़ें लेंगे जो सर्वे में आई है, बजट में आई है, और उसके बजट के बाद में जो अपडेशन आए हैं उनकी बात करेंगे हम। बाकी वैसे क्लास नहीं होगी जैसे नॉर्मली क्लासें होती हैं। इस तरह से हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो इसमें क्या है ना कि जैसे कि सर्वे, बजट वगैरह के और बाकी जो अपडेशन आए हैं उनके आंकड़े जब हम लेंगे, तब आप देखकर भग मत जाना कि यार ये क्या कर दिया तुमने, तो मैथ ही मैथ लगा दी, इधर कैलकुलेशन कर दी, सूत्र ही सूत्र लगा दी। तो वो सूत्र और वो कैलकुलेशन जो है, वो आंकड़े हैं, वो मेरा पर्पज़ आपको इरिटेट या आपको बोर करने का नहीं है, बल्कि उसका पर्पज़ ये होगा कि उसके बाद जो नतीजा निकल के आएगा, जो चीज़ समझानी होगी, उस चीज़ के लिए पहले उन आंकड़ों को लाना होता है। हालांकि उनमें सारे याद करने नहीं है आपको क्या, मुझे भी याद नहीं है, मुझे कोई भी जो पढ़ा था उसे भी याद नहीं होते, तुरंत कोई चीज़ याद होती भी नहीं है, पर वो चीज़ें समझनी है और फिर उसका रीज़न क्या है समझाने का, उस पर भी बात करेंगे हम। तो उससे चीज़ें और आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो हमें बिग स्कोर करने के लिए इंडियन इकोनॉमी आप जानते हैं कि सबसे वीक सब्जेक्ट होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, चाहे वो स्टेट पीसीएस की बात हो, आईएएस की बात हो। तो अब हम करंट अफेयर पर बात करेंगे। करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करते हैं हम अभी से। तो उसमें पहला क्लास कौन सा हुआ हमारा, राष्ट्रीय आय और उत्पाद से। तो क्लास फर्स्ट लिख दीजिए। लिखिए। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया आपको कि नोट्स के लिए कोई पीडीएफ वगैरह नहीं है जो मैं क्लास से लूँगा आपके यहाँ पर। उस समय मैं आपको नोट्स लिखवाता चलूँगा, उस समय मैं आपको क्वेश्चन बनवाता चलूँगा, साथ में थोड़ा ये इशारा करता चलूँगा, भाई इस चीज़ को आप नोट कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, यूपीएससी क्वेश्चन कर सकती है या आरपीएससी क्वेश्चन कर सकती है। ठीक है। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय आय और उत्पाद की। तो इसमें क्या था, इसमें जीडीपी को कैसे मापते हैं, जीडीपी का मतलब जानते हैं, एक देश की जीडीपी कितना होता है ये पता होना चाहिए हमें। तो एक देश की जो घरेलू सीमा के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं पैदा हो रही हैं, वही तो जीडीपी होता है। ठीक है, चाहे वो बात सर्विस की हो, गुड्स की हो, जिन्हें हम फिर से परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक देश क्या है, ये एक देश हो गया, ये क्या है, ये भारत हो गया, ये इसकी सीमा है। ठीक है, इस सीमा के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा होगी, वो क्या होगी, उसकी गणना करने पर जो नतीजा निकल गया आएगा ना, उसको हम जीडीपी बोलेंगे। अंतिम कैसे होगा, पहले इसे समझ लीजिए। जैसे कि ये गेहूं है, फिर ये आटा है, फिर ये ब्रेड है। तो गेहूं का क्या बना, आटा, आटे क्या बना, ब्रेड। अब ब्रेड का कुछ इसमें कुछ और मॉडिफाई कर सकते हैं, ब्रेड से कुछ और बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो ये अंतिम हो गया, हमारा ब्रेड अंतिम हो गया। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं अंतिम कहलाती हैं। अब इनका जो हम गणना करते वक्त इन्हें गिनते हैं हम, और ये किस में होता है, किसी भी देश की घरेलू सीमा है उसके भीतर की बात चल रही है। अभी जैसे मैंने बात की थी ना आपसे कि रूस की कंपनी आकर यहाँ पर काम करती है, रूस से कंपनी आती है, वो यहाँ पे आके उत्पादन करती है। अगर वो यहाँ उत्पादन करेगी तो उसको मुनाफा होगा। अब मुनाफा जो होगा वो भारत का क्या कहलाएगा या किस में काउंट होगा, बताइए। वो भारत की जीडीपी में ऐड होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि हम इस तरह के क्वेश्चन करते हुए चलेंगे आगे। तो ये जो उत्पादन करती है रूस की कंपनी है, ये बाहर से आके कर रही है, पर ये कर तो भारत की सीमा के अंदर रही है ना, कि भारत की सीमा के भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं हैं वो भारत की जीडीपी में ऐड होंगी।
ठीक है। और जब हम जीडीपी निकालते हैं किसी भी देश की सीमाओं के मध्य, किसी भी देश की सीमाओं के बीच, तब क्या होता है कि उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उसका हम माप लेते हैं, उसी को जीडीपी कहते हैं। तो ये जीडीपी मापते हैं तो इसके दो फेमस तरीके होते हैं, वैसे तो 3 तरीके होते हैं लेकिन फेमस तरीके कितने, 2। इससे एक तो लोगों की आय से भी मापा जा सकता है और दूसरा तरीका क्या है, प्रोडक्शन से, कि कितना उत्पादन हुआ, हम उससे भी माप सकते हैं इसको। तीसरा क्या है, हम खर्चों को, जो खर्च होते हैं उनको आपस में जोड़ कर भी हम जीडीपी की गणना कर सकते हैं, जीडीपी का पता लगा सकते हैं कि जीडीपी इतना हो गया हमारे देश का, इतना निकल के आ रहा है। तो प्रोडक्शन की जो विधि है उसके हिसाब से जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, और फिर खर्च के आधार पर जीडीपी निकालने का तरीका क्या है, इन सब पर हम बात करेंगे। तो खर्च के आधार पर जो जीडीपी निकालते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था छोटा सा वैसे समझाने के लिए, पर ये इस तरह की क्लासें नहीं है, ये थोड़ा सा संदर्भ लेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, बाहर की रूस की कंपनी, बाहर की कोई भी कंपनी अगर अंदर काम करती है किसी भी देश की सीमा के भीतर, तो उसका प्रोडक्शन, सॉरी, उसका जीडीपी कहलाएगा। सॉरी दोस्तों, वो क्या ना कि लाइट चली गई थी तो उसकी वजह से कुछ सेकंड काला काला दिखेगा, तो दिल पे मत लेना, है ना। तो हम जीडीपी की बात कर रहे थे कि कोई भी कंपनी बाहर आती है किसी देश के अंदर, उसकी सीमाओं के भीतर जो भी उत्पादन करेगी उसका कंपनी का मुनाफा होगा वो भारत की जीडीपी के अंदर ऐड होगा, और जो उस देश की जीएनपी है उसके अंदर ऐड होगा, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे थे कि खर्च के आधार पर हम जो जीडीपी निकालते हैं ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जीडीपी के ये क्या है, जीडीपी हो गई, अब क्या हो गया, उत्पादन। इसे उत्पादन के आधार पर समझेंगे अपन, ठीक है। हाँ, तो उत्पादन के आधार पर एक सूत्र बनेगा अपने पास। सूत्र क्या बनेगा, सिग्मा जीवीए एट बेसिक प्राइस। सिग्मा जीवीए एट बेसिक प्राइस, ठीक है। इसमें प्लस क्या करेंगे, नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, ये लिखते चलना। सिग्मा जीवीए एट बेसिक प्राइस प्लस नेट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट्स की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मूलभूत कीमतें जो होती हैं, जो जीवी होता है उसमें हम प्लस कर देते हैं किसको, नेट टैक्सेशन ऑन प्रोडक्शन को, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको। तो एक जीवी होता है सामान्य कीमतों पर, उसमें हम प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स लेते हैं, ये एक जीवी है। इसके अंदर जो सामान्य कीमतें होती हैं उसमें हम टैक्स लेते हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं, आभूषण होते हैं, उनकी बात चली है। तो वस्तु के ऊपर जो टैक्स होते हैं
उनको नेट रूप में निकाल कर इसमें जोड़ देते हैं। तो नेट प्रोडक्ट के मतलब यहाँ पर सब्सिडी है, कुछ पर टैक्सेज हैं, तो टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो नेट टैक्स निकल के आएगा। जो टैक्स है उसमें से हम सब्सिडी को माइनस कर देंगे तब नेट टैक्स निकल के हमारे पास आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाता है। जब हम टैक्स जो होता है उसमें से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, सिग्मा जीवीए एट बेसिक प्राइजेज प्लस नेट टैक्सेज ऑन प्रोडक्ट। तो ये करने के बाद हमें क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकल के आएगा अपने पास। ये करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये लिखते चलना, आप नोट करते रहना, ठीक है। तो हमारे देश की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ रेट होती है, हर साल ग्रोथ रेट निकालते हैं तो किसको आधार पर निकालते हैं हम ग्रोथ रेट, किसी भी देश की जो होती है ग्रोथ रेट हर देश में होती है, तो उसकी ग्रोथ रेट जो होती है वो किस आधार पर निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के आधार पर हम उस ग्रोथ रेट को निकालते हैं। किसके आधार पर निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के आधार पर हम ग्रोथ रेट को निकालते हैं। तो ग्रोथ रेट जीडीपी एट मार्केट प्राइस किसको आधार बनाती है, किसको, ये लिख लिया आपने। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस और ग्रोथ रेट किसको आधार बनाती है, ये जीडीपी के स्थिर मूल्यों के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है, जीडीपी के स्थिर मूल्यों के आधार पर होता है। ठीक है, लिख रहे हैं, नोट करते रहना। तो किसके आधार पर होगा, स्थिर मूल्यों के आधार पर होगा। और स्थिर मूल्य का आधार हमारे देश में कौन सा वर्ष है, 2011। हाँ, तो ग्रोथ रेट क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस के आधार पर होगा। स्थिर मूल्य आधार वर्ष कौन सा है अपने पास, 2011 और 12, ठीक है। इसको कई बार रियल जीडीपी मार्केट प्राइस भी लिख देते हैं, तो फिर हमें स्थिर मूल्य लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपने प्रोडक्शन मेथड जान चुके हैं आप, अलग अलग उत्पादन के स्तरों के बारे में भी, मूल्य हर्षवर्धन होता है, लोग उत्पादन करते हैं, जितना मूल्य हर्षवर्धन करते हैं उनको जोड़ा जाता है आपस में, उसको जीवीए कहते हैं। और फिर वस्तुओं पर कर लगे हुए होते हैं, उनके नेट रूप में जोड़ते हैं। जो वस्तु होते हैं उनको पे कर जो लगते हैं उनको नेट रूप में हम लोग जोड़ते हैं। नेट रूप में जोड़ने का मतलब यह है कि
सब्सिडी को टैक्स में से माइनस कर दिया जाता है। इसके लिए क्या सूत्र क्या होगा, सिग्मा GVA। समझते हैं इस चीज़ को ना, समझना आप भी। देखिए ये सूत्र है सिग्मा GVA, ठीक है, रुपये 100 हो गया, ठीक है। इस सूत्र को समझते हैं एक बार। फिर टैक्स, अब बात आती है टैक्स की। टैक्स कितना हुआ, रुपये 20 लिया अपन ने। सब्सिडी लेते हो, सब्सिडी क्या लेंगे, रुपये 10 लेंगे हम लोग। तो देखिए हमारे पास GVA कितना है, 100 है, और सब्सिडी कितना है, 10 रुपये। इसको हम जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमने सब्सिडी को GVA के अंदर जोड़ा, ये कितना आया, 110, ठीक है। 110 आने का मतलब ये GDP आ गया अपने पास। अब GDP आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करना था। ये टैक्स है, इसमें से माइनस क्या करेंगे हम, सब्सिडी। सब्सिडी कितना है, 10 रुपये, तो कितना बचा, 10 रुपये। और ये कितना है, 110 रुपये। तो बात वो निकल के आ रही, जो बचा हुआ जो टैक्स है वो नेट टैक्स कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से GDP निकलता है GVA में नेट टैक्स जोड़ देने पर। ये GVA 100 रुपये था, नेट ये टैक्स था 20 रुपये। अब इसमें सब्सिडी माइनस कर दी तो ये 10 रुपये नेट टैक्स निकल गया। इसमें हमने 10 जोड़ा तो ये GDP अपने पास निकल कर आ गया, ठीक है। और इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम लोग समझते हैं इसका। अब बात करेंगे हम खर्च विधि की। खर्च विधि के आधार पर तो इसका एक सूत्र है। देखो मैंने कहा था कि ये सूत्र, ये आंकड़े देकर भग मत जाना। अभी जैसे टैक्स सब्सिडी माइनस कैसे होता है वो इसलिए लिखवाया था कि आपको पता चला कि हम सब्सिडी में से टैक्स में से सब्सिडी माइनस करते हैं तो GVA के अंदर जो बचता है नेट टैक्स, उसको जोड़ने पर हमारे पास GDP आती है, ठीक है। तो ये सूत्र लिखो एक बार, C + I + G + X इम्पोर्ट, ठीक है। ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखना होगा पूरी इकोनॉमी के अंदर। और ये क्या है, ये सरकार है। सरकार क्या करती है, सरकार उपभोग भी करती है और निवेश भी करती है। जहाँ सरकार की बात आती है वहाँ निजी आ जाता है। तो निजी उपभोग, निवेश, सरकारी खर्च, ठीक है। अब सरकार यहाँ आ गई तो ये निजी उपभोग होगा, सार्वजनिक हो जाएगा सबके लिए।
तो सरकार के खर्च को अलग अलग तरीके से देखते हैं। सरकार कौन सा खर्च करती है? अरे जो सरकार है यहाँ पर, चलो ये बनाते चलो साथ में, है ना। ये दो तरह के करती है, एक तो निवेश वाला हो गया, थोड़ा मुश्किल है इकोनॉमी पढ़ना पर हो जाएगा। ठीक है, हेड राइटिंग मत देखो। तो सरकार जो खर्च करती है उसको हम अलग शो करते हैं। इसका मतलब ये उपभोग निजी वाला भी है और निवेश भी निजी वाला है। तो सरकारी खर्च केवल सरकारी खर्च लिखा जाएगा। सरकार उपभोग वाले खर्च भी कर सकती है और निवेश वाले खर्च भी कर सकती है। ठीक है, सरकार दो तरह के खर्च करते हैं, एक तो उपभोग वाले और एक निवेश वाले। उपभोग से तो कोई उत्पादन नहीं बढ़ता भाई, जो चीज़ खा चुकी है अपन उससे तो कोई उत्पादन होगा नहीं। हाँ, निवेश से हम कह सकते हैं कि उससे उत्पादकता बढ़ती है। तो दोनों में ये मेजर फ़र्क है कि उपभोग गवर्नमेंट खा गई, उपभोग कर लिया जिसका, इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा। ये जो निवेश किया इससे उत्पादन बढ़ेगा। दोनों में ये मेजर फ़र्क है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आयात जीडीपी को ले जाते हैं, क्योंकि आयात जब हम करते हैं तो हमारे देश की जो जीडीपी होती है, जब हम आयात करते हैं तो हमारे देश की जो मांग होती है ना, वो विदेशी हो जाती है। आयात करेंगे, ये मांग हो गई और ये विदेशी मांग हो गई। जैसे कि कई बार चाइना से विवाद चलता है ना, तो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं बहिष्कार करो, चटाइयाँ मत बिछाओ, ये मत करो, खिलौने मत खरीदो। तो जो आयात करते हैं हम लोग, तो हमारे देश के लोगों की मांग जो है ना विदेशी चीज़ों के प्रति हो जाती है। तो अब हमारी मांग जो विदेशी वस्तुओं पर चली जाती है और विदेशी वस्तुओं पर जाने की वजह से ही हमारे देश की जीडीपी पर उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। जीडीपी कम होता है, इसलिए वहाँ पर माइनस करना पड़ता है हमें। जो आयात होता है हमें वो वहाँ पर माइनस करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो विदेशी वस्तु पर चलेगी, और जब विदेशी वस्तु पर जाता है तो जीडीपी क्या होता है, आयात से ये माइनस होने लगता है, यानी कम होने लगता है। तो जो आयात होता है उसको अपन माइनस करना पड़ता है हमें, समझेंगे इसको धीरे धीरे। तो इस सूत्र का ध्यान हमें लोगों को रखना पड़ेगा। तो डेटा को आगे समझने के लिए पहले हम खर्च विधि को और जानेंगे। ठीक है, मैंने कहा था ना वो सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा कि बार बार काम आएगा इकोनॉमी में, प्रीलिम्स हो मेंस हो हर जगह इकोनॉमी समझने के लिए वो आपको कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट जो सूत्र था। बात करेंगे खर्च विधि की। तो खर्च विधि में क्या होता है, ये जीडीपी हो गया, सूत्र कौन सा था वो, C + I + G + एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया ना, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट। ये हमारे पास सूत्र है, इसे याद रखना।
तो अपडेशन की तरफ जब हम जाते हैं तो हम संवर्धित दर या ग्रोथ रेट पढ़ते हैं, और 2020-21 की बात है। तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लो आप, लगभग 2 लाइन का। लिखिए। फिर हम पिछले 2-3 साल के डेटा यहाँ रखेंगे, उन्हें समझेंगे, ये देखेंगे वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाता है, समझेंगे उनका रीज़न क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिए, संवर्धित दर या ग्रोथ रेट 2020-21 की तो अभी समझ लो, ये हेडिंग हो गई अपनी। अभी हम कहाँ चल रहे हैं? हमारा जो इकोनॉमिक्स में टाइम पीरियड चल रहा है उसको हम 2020-21 बोलेंगे या 21-22 बोलेंगे? बताओ मेरे को। हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है वो 2021-22 का चल रहा है अभी। और लास्ट टाइम अगस्त में 2020-21 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आ गए हमारे पास। तो अप्रैल से लेकर जून का जो फर्स्ट क्वार्टर था 2021-22 का, उसकी ग्रोथ रेट आई है। वो ग्रोथ रेट क्या है? 20.1%। ये चीज़ें आपने पेपर में पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर्स में, कि ग्रोथ रेट 1% आई है या 1% आई है। तो 2020-21 पर अगर हम फोकस करते हैं तो -7.3% रहती है। कितनी रहती है? -7.3%। उसका रीज़न हम जानेंगे। सॉरी, ग्रोथ रेट -7.3% रहती है। दिख रहा नहीं यहाँ पर? 2020-21 की बात चल रही है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ग्रोथ रेट वाला 2020 और 21 का। अब एक छोटा सा नोट और लगा लो, इम्पोर्टेंट, कि 1960 और 61 के बाद भारत में चौथी बार जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव आई है। कि भारत में 1960 और 61 के बाद जीडीपी ग्रोथ रेट 4 बार नेगेटिव आई है। तब हमें ये समझना है कि वो वर्ष कौन कौन से हैं। 1960 और 61 के बाद कौन कौन से वर्ष हैं वो, जिसमें नंबर 1 पे लिखना है आपको 1965 से 66, 1971 से 72, 1973 से 1979 से 80। देखो, इन आंकड़ों को देख के भाग मत जाना, क्लास पूरी करनी है, ठीक है। मैं पहले बोल रहा हूँ, समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। ये जो हम आंकड़े लिख रहे हैं, तो ये मेरा पर्पज़ ये नहीं कि मैं आपको बोर करूँ, या मुझे कोई शौक है, मुझे भी याद नहीं होता, आपको क्या, सबको होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब हम इन्हें समझेंगे। ओके, हमने क्या लिखा था? हमारी जो ग्रोथ रेट है 1960 और 61 के बाद, हमारी जो ग्रोथ रेट है 1960 और 61 के बाद जीडीपी 4 बार
हमारी ग्रोथ रेट है 1960 और 61 के बाद जीडीपी की ग्रोथ रेट 4 बार नेगेटिव आई है। और 4 कौन कौन से वर्ष हैं? 1965 से 66, 1971 से 72, 1979 से 80, 1920 से 21। अब इसमें देखना एक लॉजिक निकल के गया। लॉजिक क्या? ये जो तीन टाइम जो नेगेटिव आई, इसमें क्या प्रॉब्लम रही है? इसमें जो कृषिगत उत्पादन था ना, वो बहुत कम रहा है। कृषिगत उत्पादन कम हुआ है, ठीक है। ऐसे मत करो, इसे खाली कम था कर लो। अब बात करते हैं हम 2020 और 21 की। तो इसमें कृषि का जो उत्पादन था वो अच्छा रहा, इसमें कृषि अच्छी हुई है, यानी इसमें बढ़ी है कृषि। तो इसमें कृषि हमारे पास बढ़ी है। तो 2020 और 21 तो हम लिख ही लेते हैं। तो इसका शामिल करते हुए 1960-61 के बाद में 4 बार ग्रोथ रेट हमारी नकारात्मक रही है। इसमें हमें फ़र्क देखना है, और फ़र्क हम कैसे देख सकते हैं? जैसे कि हमने बताया कि ये जो 3 टाइप जो नकारात्मक रही है, इसमें क्या हुआ कि कृषिगत उत्पादन हमारा कम रहा है। और जो 2020 और 21 की बात करें, इसमें हमारा कृषिगत उत्पादन अच्छा रहा है। तो 2020 और 21 जबकि इस वाले ग्रोथ रेट में कृषि में ग्रोथ रेट अच्छी रही है। और ये ग्रोथ रेट कितनी रही है आपको पता है? ये ग्रोथ रेट 2020 और 21 में 3.5% रही है लगभग। ये ध्यान रखना ग्रोथ रेट। ठीक है। तो 2020 और 21 में जो हमारे ग्रोथ रेट रही है वो कितना रहा है? 3.5% रहा लगभग। तो ये ग्रोथ रेट है, इसे -7.3% 2020-21 के लिए। अब जब आप आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ते हो तो वो क्या कारण बताता है, कौन से फैक्टर हैं की वजह से माइनस में गई है। अब आप जैसे ही मैंने बताया था कि अब जो हमारी ग्रोथ रेट आई थी 2020-21 की, वो -7.3% में आई है। तो हमारा जो इकोनॉमी सर्वे है, बजट है, वो हमें क्या बताता है कि इसके कौन से कारण हैं जिससे ये माइनस में रही है। अब हमें वो देखने हैं। तो इसके लिए फिर से हमें वो सूत्र लिखना होगा। ये तो आपने बना ही लिया होगा, आई थिंक स्मार्ट लोग हैं आप। ये लिखते चलना, इससे इकोनॉमी टॉपिक्स आपके जल्दी समझ में आएंगे। आप आगे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तब भी आपके काम आएंगे। जो अभी कॉलेज कर रहे हैं, IAS PCS की तैयारी नहीं कर रही, ये चीज़ें उन्हें भी लिखनी चाहिए, समझना चाहिए, ताकि जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, तब उन्हें ऊपर से ना जाए कि ग्रोथ रेट क्या है, GDP क्या है, वो सब चीज़ें ना हो। गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ठीक है। अब आपको लिखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी निजी अंतिम उपभोग खर्च।
क्या है निजी अंतिम उपभोग खर्च में हम क्या जोड़ देंगे? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ये हो गया अपना। ओके, आपको एक पता है, मैं जब ऊपर लिखने जाता हूँ ना तो मैं छोटा पड़ जाता हूँ, जब मैं नीचे लिखता हूँ ना तब ये बहुत छोटा पड़ जाता है। ये क्या होगा? सकल पूंजी निर्माण सकल पूंजी निर्माण बराबर क्या हो जाएगा? निवेश। लिख लो फिर समझाता हूँ। लिखा आपने? ठीक है। निजी उपभोग खर्च और सकल पूंजी निर्माण को निजी उपभोग खर्च और सकल पूंजी निर्माण को निवेश कहते हैं। यह निजी उपभोग खर्च हो गया और सकल पूंजी निर्माण हो गया। इन दोनों को यानी हमने यहाँ पे क्या किया? प्लस किया। इन दोनों को जोड़ देने के बाद हम इसे निवेश कहते हैं। ठीक है। जो उपभोग होता है वो अंतिम ही होता है। आप ऐसे समझो कि ये प्राइवेट उपभोग है और आप और मैं उपभोग पर खर्च करते हैं, उसको दिखाया जा रहा है। और एक निवेश है, क्या है? एक निवेश है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति है। एक निवेश है, व्यापारी वर्ग है, उद्योगपति है, वर्ग है। हर साल जो निवेश करता है, निवेश करके क्या करता है? मशीन खरीदता है, उपकरण खरीदता है, भवन खरीदता है, उन चीज़ों को डेवलप करता है जिनकी उसे आवश्यकता है धंधे के अंदर। मशीन खरीदेगा, उपकरण खरीदेगा, भवन बनाएगा। ठीक है। अब कोई भवन बन जाता है तो वो अंतिम ही होता है, मशीन खरीदता है वो अंतिम ही होती है। ठीक है। तब कोरोना आया तो ये सब चीज़ें बंद हो गई। इसको समझेंगे, एक लाइन लिख लो। इसके कारण भारत में जीडीपी का स्तर नीचे चला गया। ठीक है। तो अब यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन क्या कर सकती है? ये कौन से कारकों ने जीडीपी को नीचे खींचा? ये सब मांग में आते हैं। तो आप दो बता सकते हैं, उपभोग खर्च और निजी व्यापारियों का और निवेश में कमी आना। तो इसकी वजह से हमारा जीडीपी नीचे गया, ग्रोथ रेट नकारात्मक रही। तो इसके दो कारण हैं, लिखिए। निम्न के दो कारण हैं। निम्न दो कारण हैं जिनकी वजह से जीडीपी ज़्यादा नीचे नहीं गया। पहला लिखिए, बोर्ड पे समझाऊंगा, ज़्यादा टाइम लगेगा लिखाने में, सॉरी, समझा दूंगा। सरकारी अंतिम उपभोग खर्च, पहला कारण लिखिए, सरकारी अंतिम उपभोग खर्च। दूसरा लिखिए, निव्वल निर्यात
और आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, कौन सा कारण था? एक तो सरकारी अंतिम उपभोग और एक निवल निर्यात। तो देखो, एक तो क्या करता है, आयात होता है, एक होता है निर्यात। पहले इन टर्म को समझो। निर्यात वो होता है जो हम विदेशों को बेचते हैं, ठीक है। और आयात कौन सा होता है? जो विदेश से आयात हम विदेश से लेते हैं, निर्यात हम विदेश को करते हैं कि भाई हमारे पास ये सामान है, तुम खरीद लो। जैसे कि हम मेडिसिन होते हैं, हमारे देश से ज़्यादातर मेडिसिन निर्यात की जाती है, ठीक है। अब बात रही आयात की। आयात भी हमारे छोटे मोटे सामान होते हैं, वो हम आयात करते हैं, बड़े भी चीज़ें करते हैं। तब इसमें हुआ क्या, निर्यात जो था वो भी गिरा। जब कोरोना आया तब आयात था वो भी गिरा। लेकिन जहाँ पर अगर ये 80% थे दोनों, तो उसमें हुआ क्या, ये आयात जो था, आयात हम कर रहे थे, ये कितना गिरा, ये मानो कि 40% पर आ गया। और जो निर्यात हम कर रहे थे ना, ये खाली 20% गिरा। तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि निर्यात जो था वो हमारा गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना आयात गिरा। क्योंकि आयात क्या था कि सारी जो उपभोग की चीज़ें थी हम लोग खरीद रहे थे, वो बिल्कुल कम हो गई। कम क्यों हो गई वो हम समझेंगे। पहले हमें लिखना है। लिखिए, यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में निर्यातों और आयातों दोनों में गिरावट हुई है। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में निर्यातों और आयातों दोनों में गिरावट हुई है, लेकिन तुलनात्मक रूप से आयातों में अधिक गिरावट दर्ज हुई है। लेकिन तुलनात्मक रूप से आयातों में अधिक गिरावट दर्ज हुई है। इसके परिणाम स्वरूप निवल निर्यातों का स्तर बढ़ गया। निवल निर्यातों का स्तर बढ़ गया। तो चौथी बार जो ग्रोथ रेट 2020-21 में हमने नेगेटिव देखी है, इस नेगेटिव ग्रोथ रेट को जनरेट करने में ज़्यादा किसकी भूमिका रही? उपभोग की। 2020 और 21 में जैसे कि हमने वो वहाँ पे चार्ट बनाया था, ठीक है। ग्रोथ रेट देखिए, ये क्या थी? नेगेटिव। इसमें किसका? उपभोग का। उपभोग कम हुआ। उपभोग का कम होने का क्या कारण था? क्या का कारण था? एक हो गया कोरोना। कोरोना आ गया, क्या किया? कोरोना आके सबको बेरोजगार कर दिया। जो भी कोरोना आया, कोरोना ने सबका रोज़गार छीन लिया। दुकान वाले का छीन लिया, फोटोग्राफर का छीन लिया, कंपनी में काम करने जाते थे उनका छीन लिया। मोस्टली पीपल्स का इसने कारोबार छीन लिया या जॉब छीन ली, बेरोज़गारी फैला दी। अब बेरोज़गारी हुई तो बेरोज़गारी आई, कोरोना बेरोज़गारी लेके आया, तो बेरोज़गारी क्या लेके आएगी? आमदनी पर असर डालेगी। आपकी आमदनी या आय जो भी है उस पर असर पड़ेगा, वो कम होगी। तो आप क्या करोगे? अब आपकी आमदनी कम हो गई, बेरोज़गार हो गए, तो आपके पास जो बचत थी, आपने कुछ पैसे बचत के रूप में रख रखे थे, क्या आगे जाके काम में आ जाएंगे?
किसी शादी में या किसी भी कारण आपको थोड़ा पता था कोरोना आएगा और सबको ले जाएगा, तो आपकी जो बचत थी, तो बचत थी, तो इसका असर किस पे पड़ा? हम बचत पे पड़ा। तो आपने क्या किया? आपने जहाँ मानोगे आपने 1,000 रुपये बचत कर रखी है, ठीक है। अब आप हो गए बेरोजगार। अब जब आप बेरोजगार हो जाते हैं, सॉरी हंस लेना चाहिए, कहती हैं हंसने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, अभी मैं नॉर्मल हूँ। बचत बेरोजगारी पर क्या नहीं, थोड़ी हंसी आ गई थी। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, मानो कि आपने 1,000 रुपये की बचत की है, आप बेरोजगार हो गए। अब आपके पास कितना बचा? 0। तो आप कहाँ जाओगे? अपनी बचत में जाओगे। बचत को जाकर क्या बोलोगे कि बचत बचत सुन मेरी बात। बचत बोलेगी बता तेरी बात। ऐसे होता ना कि तू दे मुझे 100 रुपये। बोला क्यों? बोला मुझे ये चीज़ें खरीदनी है, अब खरीदनी है। तो ऐसी चीज़ों में इस वक्त आपके पास बचत है, खाली कोई आमदनी का स्रोत नहीं है। देश में लॉकडाउन है, दुनिया में लॉकडाउन है, आप बीमार भी हो रहे हैं, आपकी फैमिली भी बीमार हो रही है, किसी को कोरोना हो रहा है, किसी को फीवर आ रहा है, सारा घर का सामग्री भी लेके आनी है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? आप शॉपिंग करना बंद कर दोगे, चाहे वो शूज़ हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कपड़े हों, चाहे आपकी अनावश्यक जो खाने की चीज़ें होती हैं जैसे स्वीट्स, फास्ट फूड, वो सब आपका बंद हो जाएगा। तो इसमें बंद हो जाएगा तो आपका क्या हुआ? उपभोग कम हो गया। तो अब उपभोग कम हो गया तो जीडीपी भी कम हो जाएगा, मांग कम हो गई। मांग कम क्यों हुई? क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं तो मांग कम होगी, मांग कम होगी तो उपभोग कम होगा, उपभोग कम होगा तो जीडीपी भी कम होगी। ग्रोथ रेट जो है डाउन जाएगी। ये तो रही ये बात। अब बात करते हैं हम भारत में निवेश की। तो भारत में क्या है कि लगभग 2011-12 से ही निवेश कम चल रहा है या निवेश कम हो रहा है। उसका क्या रीज़न है वो तो बेकार की बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे कि वो क्या रीज़न है 2011-12 में। लेकिन अब क्यों नहीं हुआ? अब क्या हुआ कि कोरोना आया, लॉकडाउन लाया, बीमारियाँ लाया, तो चारों तरफ से हाहाकार मची। तब कोरोना आ गया तो निवेशक भी तो आएंगे नहीं भाई। ये कोरोना, अब जो निवेश करने के लिए बाहर से लोग आते हैं, विदेश से या देश के, वो भी निवेश करेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो निवेश करते हैं तो उपभोग करने के लिए लोग चाहिए, लोगों के पास पैसा चाहिए, वो चीज़ें हैं नहीं। निवेश भारत में लगभग 2011-12 से कम चल रहा है। फिर कोरोना आया तो उद्योगपति और व्यापारी वर्ग ने क्या किया, देखा कि निवेश करने से क्या फ़ायदा मिलेगा। अभी स्थिति, उन्होंने क्या किया, उस वक्त स्थिति को सुधरने का इंतज़ार किया कि हमें स्थिति को सुधरने का इंतज़ार करते हैं। पर पता होना चाहिए निवेश से भी मांग इकोनॉमी में आती है। भाई निवेश होगा तो क्या होगा? रोज़गार मिलेगा। रोज़गार आया तो क्या आया? लोगों के पास पैसा आया, यानी बाजार में पैसा आया। पैसा आया तो क्या हुआ? मांग बढ़ी। ठीक है, निवेश, रोजगार, पैसा, मांग, उपभोग, जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई। पर ऐसा नहीं हुआ। कोरोना में निवेश आया, निवेश नहीं आया, निवेश बिल्कुल ही ठप पड़ गया। निवेश ठप पड़ गया तो रोजगार नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला तो पैसा नहीं है, पैसा नहीं आया तो मांग नहीं बढ़ी, मांग नहीं बढ़ी तो ग्रोथ रेट डाउन चली गई। और इस निवेश में भी मांग बढ़ती है तो निवेश भी एक खर्चा है।
सर इस तरह का एक निवेश होता है, तो निवेश से तो एक खर्च होता है ना, कि जैसे निवेश आया, रोजगार आया, पैसा मिला तो बाजार में गए लोग, मांग बढ़ी, तो एक उपभोग हो गया। निवेश में क्या होती है, मशीन होती है, उपकरण होते हैं, आदि आदि होते हैं। तो निवेश कम, मांग कम हो गई, निवेश तो मांग भी, ये शॉर्ट वर्ड शिव लिख लो, ये उपभोग कम हो गया, निवेश कम हो गया, उपभोग कम हो गया, तो मांग भी कम हो गई। तो ये दो चीज़ों के कारण जीडीपी माइनस में जाने लगा और गिरावट में को थामने में काम किया। तो सरकार ने खर्चों ने, जो सरकारी खर्चे थे, जो उपभोग प्रकार का खर्च सरकार करती थी, उसको एक तो सरकार ने कम किया, क्योंकि इसको आगे समझेंगे हम। ये बहुत ज़रूरी होता है, जब जीडीपी की ग्रोथ रेट गिर रही होती है तो सरकार को अपने उपभोग के खर्चे कम करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो गिर रही होते हैं ना, उसमें वो थोड़ी स्लो हो जाती है, उस स्पीड से नहीं गिरती है। और उसने विदेशी क्षेत्र से जुड़े हुए जो खर्च थे या जो उपभोग था, उसने उस पर ज़्यादा फोकस किया कि इसको ज़्यादा कम करते हैं। तो अगर विदेशी, तो निर्यात गिरने पर तो हमारे जीडीपी और ज़्यादा गिरना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आयात गिर गई है। उसका परिणाम यह हुआ कि जो विशुद्ध परिणाम है पहले की तुलना में, तो दो फैक्टर ऐसे होते हैं जो गिराने वाले हैं। दो फैक्टर गिराने वाले कौन से हैं? केवल ग्रोथ रेट पकड़ कर जाने से सवाल सही नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि तो तुम लोग कभी नहीं पूछोगे कितनी रही है, यूपीएससी ये क्वेश्चन कभी नहीं करेगी ग्रोथ रेट कितनी रही है। तो इस चीज़ को तो ख्याल से रख देना, अपने दिमाग से निकाल देना। भारत में कोरोना से पहले से ही स्लो डाउन के लक्षण आ रहे थे, तो ग्रोथ रेट कम हो जाती तो उसको स्लो डाउन कहते हैं। जैसे हमारे देश में किसी भी राष्ट्र की ग्रोथ रेट जब डाउन होती है तो उसको हम स्लो डाउन बोलते हैं, ठीक है। अब एक नोट लगा लो, छोटा से 2 लाइन लिख लो। यह ध्यान देने योग्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18 से स्लो डाउन चल रही है। ये ध्यान देने योग्य है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18 से स्लो डाउन में चल रही है। अब देखिए होता है क्या है, ग्रोथ रेट कम तो हुई लेकिन वो पॉजिटिव बनी रही। तो 2017-18 का जो स्लो डाउन के अंदर थे हम लोग, फिर हमारे देश में जीडीपी कम होने लगा। स्लो डाउन में जीडीपी कम नहीं होता है, बढ़ता है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है हुआ है, ग्रोथ रेट जो है वो कम हो रहा है लेकिन वो पॉजिटिव बनी हुई है। नहीं समझ में आ रहा ना? ग्रोथ रेट कम तो हो रही है लेकिन वो पॉजिटिव बनी हुई है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट भले ही कम हो गई हो लेकिन अभी पॉजिटिव चल रही है। तो पॉजिटिव में कैसे चल रहा है अभी हम पढ़ेंगे, समझेंगे इस चीज़ को। लेकिन पॉजिटिव बनी रहती है, इसका मतलब क्या है, जीडीपी बढ़ रहा है। जैसे ऐसे समझो आप लोग कि इसे ऐसा करते हैं, ये ग्रोथ रेट है ना, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इतनी स्लो नहीं चलेंगे हम। ग्रोथ रेट, ये जीडीपी में क्या है, हाँ एक समय क्या होता है जीडीपी 100 रुपये होता है, ठीक है। दूसरे समय क्या होता है जीडीपी 105 रुपये होता है। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, ऊपर देखिएगा नहीं यार। एक समय क्या होगा 100 रुपये, दूसरे समय क्या होगा 105 रुपये, तीसरे समय क्या होगा 103 रुपये।
आप देख रहे हो? तो हमारे पास एक समय क्या था, जीडीपी 100 रुपये था, उसके बाद क्या हुआ, 5% हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा 3% ग्रोथ रेट बढ़ा। सॉरी, ये ऐसे कर लो इसको, ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वो तो माइनस में हो जाएगा वरना, ठीक है। ये लगभग ऐसे हो रहा है। अब इसके इधर के आंकड़े हमारे पास नहीं, तो इसकी ग्रोथ रेट हम नहीं निकाल सकते। ये एक समय 100 था, फिर 105 पे गया तो हमारे पास 5% बढ़ा, फिर 108 पे गया तो हमारे पास 3% बढ़ा। यानी कि हमारा ग्रोथ रेट जो है डाउन हो रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव पॉजिटिव है, सकारात्मक है, बना हुआ है। उससे क्या हुआ, हमारा जीडीपी जो है ना वो बढ़ रहा है, लेकिन उतना नहीं बढ़ रहा है, बस वो पॉजिटिव है। जो बढ़ रहा है वही पॉजिटिव है, और कुछ पॉजिटिव नहीं है। तो ये बात है, ग्रोथ रेट कम हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है, तो जीडीपी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये स्थिति क्या है, ये स्लो डाउन है। तो जीडीपी हमारा स्लो डाउन में चला जाता है, लेकिन ग्रोथ रेट कम हो रही होती है। तो 2017-18 से हमारे देश में ग्रोथ रेट कम हो रही है, तो ग्रोथ रेट लिखनी है हम लोगों को। हम लोग ग्रोथ रेट लिखेंगे। ये सर्वे की बातें सारी है ना। नंबर 1 क्या है, 2017 लिखो, इसे फटाफट लिखो यार, बहुत टाइम लग जाएगा इसे तो। फिर 2018, 19, फिर 19, 20 और फिर 20, 21। तो देखो वो क्या रहा है, ये हमारे 4 स्टेप हैं ग्रोथ रेट के। दो 2017 से 18 में ग्रोथ रेट क्या रहा, 7.2%, 2018-19 में 6.8%, 19-20 में 4.0%, और 20-21 में माइनस में हमारी ग्रोथ रेट आ जाती है। कहाँ आ जाती है, यहाँ देखो, इन 3 फेज में क्या है, पॉजिटिव बनी हुई है। और ये यहाँ पे नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। तो आपने देखा हम स्लो डाउन में चल रहे हैं, फिर कोरोना है और जीडीपी माइनस में ले गया, तो पूरे साल भर के हिसाब से -7.3% है। पूरा जो साल भर है 2020-21 का, उसके हिसाब से 7.3% आ गया। अगर आप 2020-21 का क्वार्टर फर्स्ट लेते हो तो माइनस में 24.4% लगभग ग्रोथ रेट हमारा रहता है। माइनस के अंदर कितना, 24.4% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा माइनस में। तो 2017-18 से 2019-20 तक स्लो डाउन दिख रहा है। 2017-18 से 2019-20 तक हमारा स्लो डाउन दिख रहा है, और 2020-21 में आ गई, मतलब हमारे जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन आ गया। मुझे क्या हो गया, हाँ देखो, 2017, 18, 19 और 19-20, यानी 2017 से लेके 20 तक हमें क्या दिख रहा है, जीडीपी पॉजिटिव है, स्लो डाउन में दिख रहा है जीडीपी। यही 17 था, फिर ये आया, फिर और कम हो गया, अब हमारा नेगेटिव आ गया। क्या आ गया, हम 2020 और 21 में नेगेटिव आ जाते हैं।
कॉन्ट्रैक्शन में आ जाते हैं हमारा जो जीडीपी है। इसे लिखने का तरीका यही है, पर इसे समझाने का तरीका कुछ और है। इसे किस लिए लिखा गया है वो चीज़ अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो ये आंकड़े देखकर भगना मत। तो यूपीएससी क्या क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ से कि भारत में 2020-21 की ग्रोथ रेट का नेगेटिव होना कोई अचंभित करने वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे पूछ सकती है क्योंकि पहले से ही भारत में स्लो डाउन चल रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, भारत में 2017-18 से ही स्लो डाउन चल रहा है, पहले से ही स्लो डाउन चल रहा है। तो हमें नहीं पता कि पेपर सेट करने वाला का माइंड सेट क्या है। भाई पेपर सेट वाला किस तरह से माइंड सेट करेगा, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि स्लो डाउन चल रहा है। फिर 20-21 में ये माइनस में आ जाती है ग्रोथ रेट जो है। तो अब हेडिंग लगाओ और भैया लिखना स्टार्ट करो कि 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान। ठीक है, अब अनुमान लिखो। लिखो लिखो। दो 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे किसके, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। ये हेडिंग लगानी है आपको 2021-22 के लिए ग्रोथ रेट के अनुमान। मैं ही लगा के दूं? ये कर दिया अपन ने एडीबी। ठीक है, एडीबी किस लिए किया, एशियन डेवलपमेंट बैंक होगी इसकी फुल फॉर्म। इसने क्या किया, पहले अनुमान क्या दिया, 11% दिया कि भारत की जीडीपी, भारत की ग्रोथ रेट है वो 11% रहेगी। लेकिन इसने 11% से फिर क्या किया, स्लो डाउन को देखकर, कोरोना को देखकर कम कर दिया इसने कि अब ये 10% रहेगी। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात है। और फिर ये है S&P स्टैंडर्ड पुअर। फिर इसकी रिपोर्ट आती है, ये अपनी रिपोर्ट देता है। ये अपनी रिपोर्ट में क्या करता है कि 9.5% रहेगी। फिर आती है नंबर 3 पे ये क्या बोलता है कि 9.3% रहेगी। अब आती काम की चीज़ हमारी, इसलिए हमें ये लिखने पड़ रहे हैं। अब बात आती है आरबीआई की। आरबीआई क्या बोलता है कि ग्रोथ रेट 9.5% रहेगी, हमें ये जानना था। तो इस चीज़ को समझो आप, सब ने अपने अलग अलग दिए। पहले आरबीआई ने क्या किया था, 10.5% दिया था। फिर इसने कम करके 9.5% कर दिया। हाँ, इसने कम करके 9.5% कर दिया। तो हमें ये बात समझनी थी कि इसके मुख्य कारण क्या हैं दो। तो अब 2 कारण हम लोगों को लिखने भी हैं। पहला कारण लिखो, कोरोना की दूसरी लहर। पहला कारण क्या है, कोरोना की दूसरी लहर। दूसरा कारण लिखो, बढ़ती हुई, लिख लो यार आप, मुद्रास्फीति के मद्देनज़र ब्याज दरों को अब और नीचे नहीं किया जा सकता। दूसरा कारण क्या है, बढ़ती हुई मुद्रास्फीति के नीचे मद्देनज़र
ब्याज दरों को अब और नीचे नहीं किया जा सकता। अब देखो ग्रोथ उतनी नहीं आ पाएगी क्योंकि ब्याज दरों के कम होने से निवेश बढ़ता है। लेकिन अब आरबीआई को किसका डर लग रहा है? आरबीआई को डर क्या लग रहा है? अब वस्तुओं की बाजार में जो कीमतें वो बढ़ रही हैं, तो आरबीआई ने क्या जितना कम कर सकता था अपना इंटरेस्ट रेट वो कम कर दिया। अब वो और ब्याज दर वो कम नहीं कर सकता नीचे। वो और कम करता है तो क्या होगा कि बाजार में पैसा आएगा। अब ब्याज दर कम होगी, ब्याज दर कम होगी तो लोग लोन लेंगे, लोन आएगा तो बाजार में पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी? मानो कि अभी एक कंपनी है जो 100 मोबाइल बना रही है। अब ये कंपनी अभी के हिसाब से बना रही 100 कंपनी 100 मोबाइल बना रही एक कंपनी, अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग। पर आरबीआई ब्याज दर कम करेगा तो लोग लोन लेंगे तो उनके पास पैसा आएगा तो मोबाइलों की डिमांड बढ़ेगी। अब इसने 100 मोबाइल निकाले, अब पता चला यहाँ 150 मोबाइल की डिमांड आ गई कि भाई हमें इतने मोबाइल चाहिए, तो इसके पास कितना है, प्रोडक्शन कितना, खाली 100 मोबाइल है, तो 150 की मांग बढ़ी, तो इसने क्या किया, इनकी रेट बढ़ा दी। जैसे ये रेट बढ़ाएगा तो थोड़ी सी डिमांड कम होगी, थोड़ी हल्की सी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तो ये यहाँ महंगाई हो गई। इस तरह से ये महंगाई हो जाती है। तो आरबीआई और ब्याज दर कम नहीं कर सकता भाई, इसलिए इसने इसे यहीं छोड़ दिया। तो अब तीसरा पॉइंट लिखो, ऊंचे राजकोषीय घाटे के कारण अधिक सरकारी खर्च होने की संभावना होती है। ऊंचे राजकोषीय घाटे के कारण अधिक सरकारी खर्च होने की संभावना होती है। अब इसे समझ लो, जब सरकार खर्च करेगी तो मांग बढ़ेगी तो पहले से बजट जो घाटा है बजट में है वो ज़्यादा है, तो आरबीआई को लग रहा है कि वहाँ भी हमें कम स्कोप नज़र आ रहा है, इसलिए भी वो ब्याज दर कम नहीं कर सकता। दूसरी लहर ने असर डाल ही दिया था। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, लोग उपभोग के लिए पुरानी बचतों का प्रयोग कर रहे हैं। लोग उपभोग के लिए पुरानी बचतों का प्रयोग कर रहे हैं। अब वे कम हो गई हैं, बचतों को उपभोग में कमी करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। लोग उपभोग के लिए पुरानी बचतों का प्रयोग कर रहे हैं, अब वे कम हो गई हैं, बचतों का उपभोग में कमी करके पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें आरबीआई ने क्या परसेंटेज दिया था? 9.5% दिया था। तो आप कह सकते हो कि 2021-22 में 9.5% के आसपास ग्रोथ रेट रहनी चाहिए। कुछ संस्थाओं ने पहले के अपने अनुमानों को नीचे किया है। देखिए, पहले कुछ संस्थाओं ने, जैसे हमने बात की थी ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात की थी, इसने पहले 11 किया, फिर 10 किया, फिर एस&पी की, फिर इनकी की, इन्होंने भी पहले ज़्यादा दिया फिर कम कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 2021 और 22 की जो ग्रोथ रेट है वो 9.5% के लगभग रहने वाली है। और इन अनुमान को तो आपको पता ही, रिजर्व बैंक ने दिया है और इससे क्या ना कि आरबीआई ने ज़्यादा व्यक्तिगत ढंग से दिया है, इसलिए मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की है। अब अगला लिखिए, हाल ही में एनएसओ द्वारा 2021-22 के क्वार्टर फर्स्ट अप्रैल टू जून के अनुमान जारी किए गए हैं। हाल ही में एनएसओ द्वारा 2021-22 की क्वार्टर फर्स्ट के
अप्रैल टू जून के अनुमान जारी किए गए हैं। इनके अनुसार 2021-22 के क्वार्टर फर्स्ट की ग्रोथ रेट 20.1% रही है। चाहो तो कोष्टक में लिख लो स्तर की मूल्य की कीमतों पर। अब बात करते हैं हम 2011 और 12 की, क्योंकि जीडीपी तो बाजार मूल्यों पर निकलता है, ये चीज़ तो आप जानते हैं। तो इसलिए वैल्यू तो इसलिए भी ज़्यादा हो सकती है कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हों। तो यहाँ पर कीमतें इस तरह हैं, 2011-12 की हैं, फिर भी ग्रोथ रेट आई है। अब इस पर भी यूपीसी पर्सन की कर सकती है कि इस ग्रोथ रेट का कारण क्या है, फिर तो हमें जानना ही होगा ना। तो लिखिए, इस उच्च ग्रोथ रेट का मुख्य कारण बेस इफेक्ट है। इस ग्रोथ रेट का मुख्य कारण बेस इफेक्ट है। इस ग्रोथ रेट का मुख्य कारण बेस इफेक्ट है। लिख लिया। ठीक है, क्या है इस ग्रोथ रेट का मुख्य कारण? ये है। तो फिर से हमें कुछ समझना होगा बोर्ड के ऊपर। हाँ ठीक है, तो इसे देखो, ये हमने क्या किया, 2019-20 और 20-21 और 21-22 इनके जो क्वार्टर फर्स्ट थे ना, तो इन्हों के एक क्वार्टर ले लिए हमने। तो क्वार्टर लेने पे क्या हुआ, ये 2019 और 20 की जीडीपी है और ये 20 और 21 की जीडीपी इतनी है, और ये क्या हुआ माइनस में 2020-21 में -24.4% आ गया, और ये 20.1% आ गया। कौन सा? 21-22 का। ये खाली समझाने के लिए, याद करने के लिए नहीं, इसे भूल जाना समझाने के बाद। ठीक है, तो 2021 और 22 की जीडीपी निकालने, ग्रोथ रेट निकालनी है हमें, तो हमें पिछले साल पे जाना होगा। कब? 2020 और 21 पर जाना होगा इसके लिए। तो 2020 और 21 के क्वार्टर फर्स्ट की जीडीपी कितनी है? ये 2020 और 21 की फर्स्ट जीडीपी है, ठीक है। और 21-22 के क्वार्टर फर्स्ट की जीडीपी इतनी है। तो हम आप एक चेंज लोगों की, या कितना ज़्यादा है वो अमाउंट लोग, फिर इसका कितना प्रतिशत है इन लोगों की, इसमें कितना चेंज है, कितना अमाउंट है लोगों का, उसका कितना प्रतिशत है। तो लोगों का कितना ज़्यादा वो अमाउंट लोग फिर इसका 2020-21 का प्रतिशत निकालेंगे, तो आपको 20.1% यहाँ मिलेगा। जब हम इसका परसेंटेज निकालते हैं तो ये 2020-21 का फ़र्क आएगा तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो इसमें ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है, ठीक है। अब ऐसे सोचो, 2019-20 में जितना जीडीपी था उससे भी कम जीडीपी है न 2021-22 में, फिर भी ग्रोथ रेट कितनी बता रहा है हमें? 20.1 बता रहा है, 20.1% बता रहा है कि 2019-20 में। ये देखो, अब यहाँ पे ये करोड़ों में है, ये 2019 और 20 में इतनी जीडीपी है, जबकि 2021 और 22 में उससे कम है, ये ज़्यादा है इस जीडीपी से। और ये हमें कितना बता रहा है? 20.1%। मानो कि एकदम से छलांग लगा दी हो, ठीक है। 2021 जो कोरोना वाला पीरियड रहा है, इसकी बात चल रही है। तो नीचे चला गया, तो इसको आधार बना के फिर ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं। ये देखो, हम क्या करते हैं, ग्रोथ रेट निकालने के लिए पिछले वाले वर्ष पे जाते हैं,
अब 21-22 की ग्रोथ रेट निकालेंगे तो 2020 और 21 पर जाएंगे। तो आधार पर हमने इसे बनाया, इसे आधार बनाया, तो आधार बनाकर इसकी ग्रोथ रेट निकालें, तब ये जाकर 20.1% आती है। ठीक है, अब इसे ऐसे समझो। इसके लिए एक अच्छा सा उदाहरण लेते हैं। कजोड़ है एक। कजोड़ क्या करता है, इसे भूल जाओ आप। ये खाली दिखाने के लिए था कि पिछले 3 सालों की अगर हम ग्रोथ जीडीपी देखते हैं, ग्रोथ रेट देखते हैं, उसमें क्या होता है। तो ये कजोड़ है। कजोड़ क्या करता है, इसकी 95 रुपीज़ इनकम होती है कब, पिछले साल। और इस साल इसकी इनकम क्या होती है, 100 रुपये। ठीक है, अब इसकी ये जो इनकम हो रही है, तो हम क्या कहेंगे कि 5% की ग्रोथ हो रही है। हमें लगता है कि इसके 5% की ग्रोथ हो गई, जबकि इससे पिछले वाले वर्ष में जाते हैं तो ये कितनी इनकम है कजोड़ की, ये 100 रुपये है। तो आप मुझे ये बताओ, पिछले साल 100 रुपये थी, पिछले साल 95, उससे पिछले साल 100 रुपये, इस साल 100 रुपये है। तो ये जो ग्रोथ रेट है ये बराबर निकल के आई है, ना कि 5% ज़्यादा। ये इस पिछले साल से 5% ज़्यादा है खाली। तो हमें लग रहा है कि 5% ज़्यादा है, जबकि ये इससे कम होकर 95% हो गई थी। तब जो 95% ग्रोथ रेट है, इसके आधार पे हम इस ग्रोथ रेट को निकाल रहे हैं। इसका रीज़न क्या है, हम जो पिछला वर्ष होता है ना, उसी से हमारी ग्रोथ रेट निकालते हैं। तो पिछले साल 100 थी, इस साल की आय पिछले साल के बराबर है, और फिर भी हम कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट 5% ज़्यादा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर यूपीएससी पूछे कि ये 20.1% ग्रोथ रेट ज़्यादा है तो किस कारण से, तो आप बताइए कि ये बेस इफ़ेक्ट की वजह से ज़्यादा है। अब हम क्वार्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वार्टर वाइज देख रहे हैं इस चीज़ को कि क्वार्टर वाइज ग्रोथ रेट हमारी 2020-21 में क्या रही है। पहले हम 21-22 की बात करते हैं, फिर वापस 2020 और 21 पर आ जाएंगे। देखिए, क्वार्टर फर्स्ट में क्या होता है कि माइनस में 24.4% रहती है हमारी, 24.4% रहती है हमारी जो ग्रोथ रेट की बात चल रही है, किसी और की बात नहीं चल रही है। और किसके वाइज चल रही है, हम क्वार्टर्स में देख रहे हैं कि क्वार्टर वाइज क्या है। अब क्वार्टर सेकंड की बात करें तो -7.4% रहती है हमारे ग्रोथ रेट जो है। और क्वार्टर 3 की बात करें, जैसे कि यह माइनस में चल रही है। क्वार्टर 3 की बात करें तो 0.5% है। ठीक है, और क्वार्टर 4 की बात करें तो 1.6% रही हमारी ग्रोथ रेट। इस तरह से, पर इसमें होता क्या है, अब ये जो माइनस में है, क्वार्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों में हमारी ग्रोथ रेट माइनस में चल रही है। इसका मतलब ये रिसेशन में आ गई, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो रिसेशन में आ गई। क्वार्टर फर्स्ट और सेकंड में ये चल रही है, लेकिन जब क्वार्टर 3 में हम देखते हैं तो ये माइनस में नहीं होती, यहाँ रिसेशन ख़त्म हो जाता है। और क्वार्टर 4 में हम देखें तो 1.6% रही हमारी ग्रोथ रेट, क्वार्टर 4 की बात करते हैं। लेकिन अब हम इन चारों को मिलाकर देखते हैं ना, इन चारों को मिलाकर देखते हैं तो ये कितना होता है, -7.3% आती है। दिख रहा है आपको यहाँ, जब हम चारों को मिलाकर बात करते हैं तो -7.3% ये हमें दिखती है ग्रोथ रेट जो है। तो इस तरह से हमने इन चारों को मिला के बात की तो ये 7.3% हमारी ग्रोथ रेट आ गई। और वैसे देखा जाए तो कितना आ रहा है, 20.1% हमारी ग्रोथ रेट आ रही है, जबकि हमें लग रहा है बहुत ज़्यादा छलांग लगा दी, ऐसा लग रहा है। एक बार फिर से सुन लो, हमें 2020-21 की जो ग्रोथ रेट देखी थी बार पीछे हमने पढ़ी थी 20.1, तो उसकी बात है, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे छलांग लगा दी हो। जब किसी साल के पहले क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट जो होती है वो माइनस में आ जाती तो उसको हम
कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले होंगे कि भारत में कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और जब दो तिमाहियों तक ग्रोथ रेट माइनस में रह जाए, तो 2 तिमाही तक ग्रोथ रेट माइनस में रह जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ग्रोथ रेट माइनस में रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, रिसेशन। तो अगर हम इन 2 क्वार्टर्स को मिलाकर बात करें तो हम क्या कह सकते हैं, इन दोनों क्वार्टर्स को मिलाकर बात करें तो हम इसे रिसेशन कह सकते हैं। समझ लो एक बात ठीक से। तो इंडिया किस में आ गया, इंडिया रिसेशन में आ गया, लेकिन Q3 में ग्रोथ पॉजिटिव आ गई। ये हमारे पास सकारात्मक आ गई, माइनस में नहीं रही, नकारात्मक नहीं रही, ये यहाँ तक नकारात्मक थी। और Q4 में भी हमारे पास पॉजिटिव रही है, 1.6% आई है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट और बढ़ गई। अब स्टूडेंट्स Q5 तो होता नहीं है, लेकिन 2021 और 2021 का जो Q1 आ गया है, तो उसमें हम ग्रोथ रेट क्या आ गई है, 20.1% आ गई है। जो 2021 का Q1 आया है ना, जैसे ये Q1 है 2020-21 का, अब 21-22 का जो Q1 है उसमें 20.1% आ रही है पॉजिटिव, माइनस में नहीं। तो हमें उसे देखकर लगता है कि यार इसने तो एकदम से छलांग लगा दी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसका फ़र्क है, ये बेस इफ़ेक्ट का फ़र्क है मेरे दोस्तों। तो अगर यूपीएससी पूछ ले तो इसे याद रखना, किसका फ़र्क है। ये बहुत ज़रूरी है। आप इंटरव्यू देंगे तो उसमें भी काम आएगा, आप बैंक्स के एग्ज़ाम देंगे उसमें भी ये चीज़ें काम आएंगी। ये चीज़ें याद नहीं करनी, ये समझनी है, बस ये ध्यान रखना है किसका असर है, 20.1% आ रही है। ये समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी है। ये वो आंकड़े होते हैं, ये सर्वे वगैरह हमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हुई आज की क्लास की बात। आगे हम क्लास किसकी करने वाले हैं, एक तो करेंगे हम क्लास किसकी, क्वेश्चंस की, जो रिलेटेड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं IAS प्रीलिम्स में, स्टेट PCS में भी वो काम आ सकते हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी उस चीज़ को शेयर कर सकते हो। दूसरा, द हिंदू आर्टिकल्स में कुछ द हिंदू न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं उनकी हम बात करेंगे, उनके लिए हम अलग से क्लास रखेंगे हमारे इसी चैनल पर। जैसे कि कल किस पे आया था, बैड बैंक्स पे आया था हिंदू आर्टिकल, हिंदू के अंदर बैंक बैड्स पर एक आर्टिकल आया था, तो हम उसकी भी बात करेंगे। आज या कल में क्लास डाल देंगे। उसमें क्या ना कि NPA की वजह से NPA जो है वो हमारे बैंकों का बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमें बैड बैंक्स लाने पड़ रहे हैं। तो इसका बैड लोन्स होते हैं, इसका क्या रीज़न है वो हम उस क्लास में जानेंगे। तो हमारा ये करंट अफेयर का फर्स्ट क्लास हो गया, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा इसको। अच्छा, आपको बहुत खूब कामयाबी मिले। आज की क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पर।